Hello dear student of class 12th. Today we are going to discuss our lecture number 2.3 and today's topic is application of Biot-Savart law. So let me start that. So before starting this lecture, let me discuss some initial concept about the loop. What is the meaning of loop and how the magnetic field is produced due to the current carrying loop. So let me start that. So first of all we have to understand that is current carrying loop. So dear student, in the previous lecture we already discussed that if we have a conductor, अगर हमारे पास कोई एक स्टेट कंडक्टर है और उसमें कुछ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कुछ इस तरह से प्रोड्यूस हो जाती हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में ये आर के साथ मतलब डिस्टेंस के साथ बढ़ती हुई चली जाती है, मतलब उनका रेडियस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है सो जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट ओवर देयर, then you get the direction of magnetic field line. Before that you have to know that what is the direction of the magnetic field lines. So to introduce the direction of magnetic field lines, in the previous lecture I already told you that we have to use a right hand thumb rule. According to this rule we have to take our right hand and your thumb in the direction of current and your finger encircle in the direction gives the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस तरह से इसमें अगर आप देखें तो आपने थंब को इस तरह से रखा और आपकी फिंगर इस तरफ इनसर्कल हो रही हैं, तो ये इस तरह से इसकी डायरेक्शन हो गई। अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इनकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। और अगर इस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यू जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट, देन यू गेट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, राइट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, सो ये इनिशियल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। अब करंट कैरिंग लूप में हमें क्या पढ़ना है कि लूप का मतलब होता है क्लोज पाथ, है ना। कोई किसी भी कंडक्टर को, यही जो कंडक्टर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसी को अगर हम सर्कुलर फॉर्म में कर दें या एक क्लोज पाथ के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, उसे हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। लूप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो सिर्फ सर्कुलर फॉर्म में हो, वो रेक्टेंगल फॉर्म में भी हो सकता है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में भी हो सकता है। बट इन योर सिलेबस वी हैव टू जस्ट डिस्कस द रेगुलर शेप। तो हमें यहाँ पर रेगुलर शेप को डिस्कस करना है, इसीलिए जो है यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि जो क्लोज लूप है वो सर्कुलर शेप का होगा। तो हमने एक कंडक्टर लिया, स्ट्रेट कंडक्टर हमारे पास है, इसको हमने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया कुछ इस तरह से, देखिए लाइक दैट, इस तरह से हमने इसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए इस तरह से करंट यहाँ से इन हो रही है और इस तरह से जो है इधर से जा रही है और इधर से वापस आ रही है। तो ये जो एक अरेंजमेंट है इसे हम कहते हैं करंट कैरिंग लूप। तो एक जो करंट कैरिंग लूप होता है, हम बाद में भी इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि करंट कैरिंग लूप जो होता है वो एक छोटे से बार मैग्नेट की तरह काम करता है। इट इज़ वर्क लाइक अ वेरी स्मॉल बार मैग्नेट, है ना। इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो जाता है, ऐसा ऑरेस्टेड ने देखा। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हमें इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को जो है हमें फॉलो करना हो कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इसमें कैसा होगा, तो इसके लिए हम एक रूल पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं क्लॉक फेस रूल, राइट। क्लॉक फेस रूल क्या कहता है कि ये बताता है कि अगर करंट की डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है, ध्यान से समझिए इस बात को, करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसका जो फेस होगा, जो इसका फ्रंट फेस होगा वो साउथ पोल होगा। ठीक है, अभी मैं इसको और डिटेल में एलोबरेट करूंगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अगर ये साउथ पोल है तो इसके पीछे वाला फेस जो इसका बैक फेस होगा वो कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा, ऑब्वियसली, राइट। देखिए, चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसमें चार्जेस आइसोलेट हो सकते हैं। आइसोलेट का मतलब या तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए या तो नेगेटिव चार्ज हो जाए, मतलब वहाँ पे आइसोलेशन ऑफ द चार्ज होता है, राइट। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर नॉर्थ पोल है तो उसके साथ साथ साउथ पोल भी एसोसिएट होगा, मतलब ये पेयर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे इंडिविजुअल चार्ज भी हो सकता है, इंडिविजुअल चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आई होप इतनी बात मेरी आपके समझ में आ गई होगी। तो ये सामने वाला फेस साउथ पोल होगा और ये पीछे वाला फेस इसका जो होगा वो कैसा होगा, नॉर्थ पोल होगा। हमें करंट की डायरेक्शन में यस बनाना है, तो आप देखिए करंट की डायरेक्शन हम ऐसे दिखाएंगे तो सामने वाला फेस क्या हो गया, साउथ पोल। सिमिलरली अगर आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है, ये हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है कुछ इस तरह से। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, आप इसके लिए नॉर्थ बनाते हैं लाइक दैट, इस तरह से। देखिए
तो ये आपने करंट की डायरेक्शन में n बनाया और इसकी डायरेक्शन इस तरह से दिखा दी कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो जो ये सामने वाला फेस होगा वो नॉर्थ पोल होगा, तो ऑब्वियसली है कि इसके पीछे वाला फेस कैसा होगा, जो है वो साउथ पोल होगा। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक जो है करंट कैरिंग लूप है, तो अगर आप इसको राइट डायरेक्शन से देखेंगे तो आपको ये क्लॉकवाइज दिखेगा, और इसके बैक से अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन से इसको देखेंगे तो यही आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है। तो इधर सामने का फेस साउथ पोल और इसके पीछे का फेस कैसा हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब ये कैसे हम बताते हैं कि साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, इसको कैसे हम क्लियरिफाई करेंगे, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं, और राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ये भी डिस्कस किया आपको कि ये आपके पास एक छोटा सा रेक्टेंगल शेप का जो मैग्नेट होता है, इधर की तरफ नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ से लाइंस निकलती हैं और साउथ पे जाके टर्मिनेट हो जाती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं वो क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, और जहाँ पे टर्मिनेट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, साउथ पोल कहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी, मतलब आउट होंगी, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट होंगी उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ पोल, और जहाँ पे टर्मिनेट होंगी उसे हम क्या कहेंगे, साउथ पोल कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करें तो ये देखिए करंट की डायरेक्शन ऐसी है, एक छोटा सा हमने एलिमेंट चूज़ कर लिया, करंट एलिमेंट आइडियल, ये छोटा सा एलिमेंट डीएल है। अब मुझे जो है इस पर क्या करना है, फाइंड करना है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो मैंने यहाँ पे थंब रूल यूज़ किया, क्योंकि छोटा सा स्मॉल एलिमेंट है, तो स्मॉल एलिमेंट लगभग स्ट्रेट होता है, राइट। अगर सर्कल पे अगर स्मॉल सेगमेंट में आप बांट दें तो इसका जो एक स्मॉल सेगमेंट होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। दैट्स मीन आप स्ट्रेट लाइन में जो आप थंब रूल यूज़ करते थे उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने अपने थंब को इस तरह से रखा, करंट की डायरेक्शन ऑब्वियसली जो है इधर की तरफ होगी, ठीक है। तो मैंने ऐसे रखा और इसको इंसर्कल किया, मतलब जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरह से होगी। देखिए ध्यान से समझिए, ऐसे, राइट। देखिए अगर ऐसे करेंगे तो ये देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इधर की तरफ इन हो रहा है, आप देखिए इधर की तरफ से आउट हो रहा है, तो इसके बैक फेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट हो रही हैं और इधर से इन हो रही हैं। तो मैंने आपको कहा कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन हो उसे क्या कहते हैं, हम साउथ पोल कहते हैं, और जहाँ से आउट हो से हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। तो देखिए अगर ये इन हो रही है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, आपका साउथ पोल हो जाएगा। अगर ये साउथ पोल है तो उसके पीछे वाला फेस क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, क्लियरिटी आ गई होगी कि किस तरह से करंट कैरिंग लूप जो है एक छोटे से बार मैग्नेट की तरह काम करता है। तो अगर ये बार मैग्नेट की तरह काम करता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इसके लिए जो है हम बायो-सेवर्ट लॉ को अप्लाई करते हैं और इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो लेट मी डिस्कस द फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप, राइट। अगर आपके पास कोई एक लूप है और उसके एक्सिस पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, राइट। इसका कुछ पोर्शन सिलेबस में पहले था, अभी वो रिमूव कर दिया गया, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में हम उसी को केवल डिस्कस करेंगे। तो बायो-सेवर्ट लॉ का सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है जिसमें हम एक करंट कैरिंग लूप है हमारे पास, उसके एक एक्सिस पे हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, राइट। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं हम, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक लूप कह लीजिए, या इलेक्ट्रिक लूप कह लीजिए, या करंट लूप कह लीजिए, है ना, या करंट कैरिंग लूप कह लीजिए, राइट। करंट कैरिंग लूप, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप, ठीक है बेटा। तो आई होप इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसको कैसे हम जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 2 डायमेंशन पिक्चर बना रहे हैं, अगर आप इसको 3 डायमेंशन में एनालिसिस करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। आपको माइंड मैप करके रखना है कि हम किस तरह से इसको 3 डायमेंशन में जो है एनालाइज कर रहे हैं। तो ये बोर्ड पर मैं केवल 2 डायमेंशन पिक्चर बना सकता हूँ, उसमें आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। देखिए ध्यान से समझिए, ये हमारे पास जो है करंट कैरिंग लूप है, इस तरह से, दिस इज़ द करंट कैरिंग लूप, राइट। इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, और ये इसका सेंटर है, दिस इज सेंटर ओ, राइट। और इस लूप का जो रेडियस है उसको हम मान लेते हैं ए, राइट। इट इज़ ए स्मॉल रेडियस ए, राइट। यहाँ से x डिस्टेंस पे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और इस सर्कुलर लूप के सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस है वो क्या है, x है, राइट। ये डिस्टेंस इज x, इसको हम x मान लेते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल साइन यूज़ किया हुआ है, तो उसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। बाद में हम इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे कि x क्या है, r क्या है, या a क्या है, ठीक है।
कहीं कहीं पर जो है रेडियस की वैल्यू स्मॉल r ले ली गई है और इसकी वैल्यू r कैपिटल R ले ली गई है, कहीं पे x का यूज़ किया गया है, कहीं पे r का यूज़ किया गया है। तो कॉन्सेप्ट सारी बुक के एक ही हैं, राइट, बस आपको समझना है इसको, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस a है, x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। फॉर दैट वी जस्ट एज्यूम अ करंट एलिमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटे से एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करके हम कंप्लीट लूप का जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट वी एज्यूम अ करंट लूप। ये एक छोटा सा हमने करंट लूप यूज़ कर लिया, दैट इज़ DL, राइट। और जो DL की डायरेक्शन होगी ये कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी। और इसको, इस करंट लूप को हमने जो है इस पॉइंट P से इस तरह से मिला दिया। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। और क्योंकि ये छोटा सा आपने इसके ऊपर जो है करंट लूप कंसीडर किया है, छोटा सा जो है आपने करंट लूप इसके ऊपर जो है कंसीडर कर लिया है, तो हम देखते हैं कि इनके बीच में एंगल का क्या फॉर्मेशन होता है। तो इसके एंगल के फॉर्मेशन को दिखाने के लिए देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम थोड़ा सा इसको बड़ा एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ से ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये पॉइंट B मान लेते हैं, इतना बड़ा करंट एलिमेंट है। और अगर हम इसको ध्यान से समझें तो इस करंट एलिमेंट और इसके बीच का जो एंगल है वो 90 एंगल है, राइट। ये करंट एलिमेंट कुछ ऐसा होगा और इसके ऊपर 90 एंगल ऐसे बना रहा है, ठीक है। ये देखने में आपको ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे है, देखिए ध्यान से समझिए, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो ये करंट एलिमेंट आपने ऐसे चूज़ किया और इन दोनों के बीच में ये वाली वैल्यू को आप r मान लीजिए, स्मॉल r। तो ये स्मॉल r या फिर ये जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक का, इसके और इसके बीच का जो एंगल है वो 90 एंगल है, ठीक है। एक दूसरे के ये क्या है, राइट एंगल है, ओके। सिमिलरली हम यहाँ इसके दूसरे एंड पे भी क्या कर सकते हैं, इस तरह का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सेम केस यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, छोटा सा करंट एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं, छोटा सा करंट एलिमेंट, और इसको भी हम क्या करते हैं, इस तरह से मिला देते हैं इस पॉइंट से, ठीक है। ये भी डिस्टेंस आ रही होगी, है ना, ये भी डिस्टेंस जो होगी, जो डिस्टेंस आपने यहाँ पे एज्यूम की है, सेम डिस्टेंस यहाँ पर होगी, ठीक है। तो हम एक छोटे से एलिमेंट का फाइंड करते हैं, फिर हम कंप्लीट इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये जो पॉइंट है, अब इस पॉइंट पे देखिए कि किस तरह से कंपोनेंट काम कर रहे हैं। ये जो सर्कल है, ये सर्कल आपको 2 डायमेंशन में कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन सर्कल जो है बेसिकली ऐसे है फेस पे, ठीक है। ये सर्कल ऐसे है, राइट, दिस लाइक दैट, ऐसे सर्कल है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है आपको निकालना है, ठीक है, ऐसे। तो हम यहाँ पे इसको कंपोनेंट के फॉर्म में रेजोल्यूट करेंगे। आपने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा है कि अगर कोई वेक्टर है तो उसे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में क्या कर सकते हैं, रेजोल्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे जो है इसको हम रेजोल्यूट करेंगे। ध्यान से समझिए, ये हमारे पास जो पॉइंट है और इसकी वजह से जो पॉइंट है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में काम करेगा। इस करंट एलिमेंट की वजह से, जो यहाँ पे करंट एलिमेंट है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। दिस इज DB, छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं, दिस इज DB, ठीक है। अब इस DB को हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में क्या करते हैं, इसको रेजोल्यूट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, देखिए जब इस वाले कंपोनेंट को मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखूंगा तो दिस इज द DB cos थीटा, राइट। और जब इस वाले कंपोनेंट की वजह से मैं DB की वैल्यू लिखूंगा तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो भी क्या होगा, DB cos थीटा। इसका जब पहले वाले कंपोनेंट का, इस वाले कंपोनेंट का, दिस वन, इस वाले कंपोनेंट का मैं वर्टिकल कंपोनेंट लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास DB sin थीटा। सिमिलरली जब इस वाले कंपोनेंट का मैं वर्टिकल कंपोनेंट लिखूंगा तो इसी डायरेक्शन में होगा और ये भी क्या होगा, DB sin थीटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझना है आपको लग रहा होगा कि सर ये आपने ऊपर इसको कॉस की फॉर्म में कैसे लिख दिया। ये जो पूरा का पूरा आपका सर्कल है, ये करंट कैरिंग लूप है, ये कुछ इस तरह से है, ऐसे, ठीक है। और ये पॉइंट जो है यहाँ पर है, तो अगर यहाँ पर है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो अर्थ के क्या होगा, पैरेलल होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वर्टिकल होगा, अर्थ के परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो ये कुछ जो है इस तरह से है, ठीक है। इसको आप समझते रहेंगे, विजुलाइज करते रहेंगे। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि इस छोटे से कंपोनेंट का और ये जो 2 कंपोनेंट हमने चूज़ किए हैं, इनकी वजह से जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, सो दे विल कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे। अगर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होगा, ठीक है, उसके वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होगा। अगर आप इतना फिगर समझ गए, ये डायग्राम समझ गए, तो आगे की बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। एक बार फिर से मैं आपको इसको इंट्रोड्यूस करता हूँ ताकि और अच्छे से आपके समझ में आ जाए। ये हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है और इस करंट कैरिंग लूप
के सेंटर O है और इसका रेडियस जो है वो हमने स्मॉल a एज्यूम कर रखा है। कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस करंट कैरिंग लूप की वजह से, और ये जो है इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, राइट। यहाँ पर हमने क्या किया, एक छोटा सा करंट एलिमेंट A B एज्यूम कर लिया, दिस इज B, राइट, जो कि इस पोजीशन वेक्टर के साथ, जो ये पोजीशन वेक्टर है इसके साथ जो है 90 एंगल बना है, राइट एंगल पर है, ठीक है। तो अगर ये राइट एंगल पे है तो यहाँ पे इसको हम कंपोनेंट के फॉर्म में यहाँ पे रेजोल्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस कंपोनेंट की वजह से इधर की तरफ होगा dB, राइट, और इस कंपोनेंट की वजह से इधर की तरफ होगा dB। अब इन दोनों को हम कंपोनेंट्स के फॉर्म में क्या करते हैं, रेजोल्यूट करते हैं। जब इस वाले कंपोनेंट का हम वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे तो ये होगा dB साइन थीटा, और जब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे तो होगा dB कॉस थीटा। इस वाले dB का जो इसकी वजह से है, AB एलिमेंट की वजह से है, इसकी वजह से जब मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिखूंगा तो ये होगा dB साइन थीटा इस डायरेक्शन में, और जब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखूंगा तो इस डायरेक्शन में dB कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर आप फिगर में इस चीज़ को ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे dB कॉस थीटा और dB कॉस थीटा, इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से जो कंपोनेंट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। दैट्स मीन कि इसके हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वर्टिकल कंपोनेंट की, तो आप देख रहे हैं कि इस dB की वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से, और यहाँ पे जो एलिमेंट हमने चूज़ किया है, इन दोनों की वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट काम कर रहा है वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, राइट, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पर वो किसकी वजह से होगा, इट इज़ ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से आप देख लें, इसको समझ लें, इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बायो-सेवर्ट लॉ का यूज़ करेंगे, और बायो-सेवर्ट लॉ का यूज़ हम किस तरह से करते हैं, देखिए बायो-सेवर्ट रूल में आपने पढ़ा है कि जो बायो-सेवर्ट रूल है वो dB इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये पोजीशन वेक्टर R है और ये जो आपके पास करंट एलिमेंट है, या कह सकते हैं जो आपके पास स्मॉल एलिमेंट DL आपने एज्यूम किया है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 एंगल है। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 एज्यूम कर लूँ, दिस इज 90 एंगल, तो यहाँ पे जो dB की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस इज IDL अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू 90 एज्यूम कर ली, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द नेट, हमने ये देखा कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P is due to vertical component only, since horizontal component cancel each other, ठीक है। एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ये कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया, तो जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा किसकी वजह से होगा, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से होगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे हमें मैथमेटिकल एनालिसिस करना है। एक बार इस फिगर को अच्छे से आप देख लीजिए, जहाँ पे भी आपने बनाया अच्छे से बना लें, उसके बाद हम आगे एनालाइज करते हैं। तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ, आगे देखिए। सो यहाँ पर जो ये R की वैल्यू थी, यहाँ पे जो हमने R की वैल्यू लिखी थी, ये वाली वैल्यू कितनी थी, A थी, और ये वाली वैल्यू कितनी थी बेटा, ये थी आपकी X। तो यहाँ से ये राइट एंगल है, तो हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ से एक बात और क्लियर है कि R इज इक्वल टू किसके बराबर है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अगर आपके पास इतनी वैल्यू है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, dV इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, या जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसके बराबर होगा, ये होगा आपके पास dB साइन थीटा, ठीक है। dB साइन थीटा के क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा। अब क्या करना है, आपको इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देना है, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लीजिए हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अभी आपने ये लिखा है कि dB इज इक्वल टू B साइन थीटा, राइट, ये आपने लिखा है, राइट, B साइन थीटा। तो अगर मुझे नेट निकालना है तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। दोनों तरफ जब इंटीग्रेट करूंगा
दोनों तरफ जब इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया देखिए ध्यान से समझिए, दिस विल बी क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dB साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम B की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो dB की वैल्यू है उस वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, तो यहाँ से हमें B की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो ये आपके पास इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि आप ये जो आपके पास कंप्लीट सर्कल था, इस कंप्लीट सर्कल में आपने एक छोटे से एलिमेंट का फाइंड किया था dB, अब आपको कंप्लीट का फाइंड करना है तो आप क्लोज इंटीग्रल कर लोगे। ठीक है, विद इन लिमिट। ओके, सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास dB साइन थीटा। अभी आपने यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से dB की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। सो व्हाट वी गेट दैट, वी गेट दैट क्लोज इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल, राइट, आइडियल r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी ले रखी है आपने, 90 ले रखी है, राइट, द वैल्यू ऑफ थीटा इज 90 डिग्री। ओके, तो सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस विल बी आइडियल r स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करते हैं, जो कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है उनको बाहर ले लेते हैं। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन r स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ dl, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब किसी भी सर्कल का जो क्लोज इंटीग्रेशन होता है वो उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। अगर हम किसी भी सर्कल का क्लोज इंटीग्रेशन लें तो हमें जो है उसका सर्कमफ्रेंस मिल जाता है। तो रेडियस कितना है, रेडियस जो है वो a है, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ dl ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई हो जाएगा। आप जानते हैं सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होता है, जहाँ पे r रेडियस है, तो यहाँ पे रेडियस हमने a चूज़ किया है, दैट्स वाई वी हैव टू राइट दैट 2 पाई a। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर, एंड दिस विल बी 2 पाई a, राइट, दिस विल बी 2 पाई a। यहाँ से हमारे पास 2 पाई a की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर हम r की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए r की वैल्यू आपके पास है, r का आप क्या है, पोजीशन वेक्टर है, करंट एलिमेंट से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस है। अगर आप फिगर में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से b नेट की वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस विल बी 2 पाई आई a अपॉन अंडर रूट, r की वैल्यू रखिए आप, दिस विल बी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वैल्यू होल स्क्वायर में है, यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू है, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 1/2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी b नेट इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा म्यू नॉट 2 पाई आई a अपॉन, तो यहाँ पे देखिए इसकी पावर 1/2, अगर मैं इस अंडर रूट को हटाता हूँ तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, और फिर से इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो पावर्स जानते हैं यहाँ पर ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ से 2, तो 1/2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2। सो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P फ्रॉम द करंट कैरिंग लूप। एक्सिस पे, किसी भी करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे कोई एक पॉइंट P है जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उस पॉइंट पर, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2, राइट, जहाँ पर a क्या है, a इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल एंड x इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट P। उस करंट कैरिंग लूप के सेंटर से जो जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर हम एज्यूम कर लें कि जो हमारा सर्कुलर लूप है या हमारा जो सर्कल है उसका रेडियस काफ़ी कम है या ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम x और a की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं, या उनको कंपेयर करके जो है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये तो हमारे पास किसी एक सर्कल की वजह से आ गया। अगर उस सर्कल में या फिर जो करंट कैरिंग लूप है अगर उसमें n टर्न हो, तो n टर्न अगर है, सो लेट अस कंसीडर, तो केस फर्स्ट देख लेते हैं, इफ देयर इज n टर्न इन लूप, तो अगर उस करंट कैरिंग लूप में जो है n टर्न है तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो b नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन
म्यू नॉट अपॉन दिस विल 4 पाई, यहाँ से 4 पाई रहेगा, दिस विल बी 4 पाई एंड 2 पाई NIA अपॉन a square plus x square to power 3/2. So this is the magnetic field due to current carrying loop which have entered. Okay, केस सेकंड देखिए आप, केस सेकंड में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप सेंटर पे निकालना चाहें, किसी भी सर्कल के करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे आपको पूछा जाए कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो बेटा x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्योंकि जो पॉइंट P है वो उसके सेंटर पे आ गया, अगर उसके सेंटर पे आ गया तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई. सो at the center of loop, कैसा लूप है ये, करंट लूप है. ठीक है, तो करंट लूप के सेंटर पे जो x की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी. तो अगर x की वैल्यू 0 हो गई बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी b एट सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड दिस विल बी 2 पाई NIA. अब यहाँ पे n टर्म के लिए हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे n लगा रहने दीजिए. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर, और यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, और यहाँ से आ जाएगा a क्यूब. राइट, आई होप मेरी बात समझ पा रहे होंगे. यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख देनी है, तो इसकी पावर 2 और इसकी पावर 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पावर कितनी बच गई, 3 बच गई. यहाँ से a से a की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ से जो वैल्यू आपके पास सेंटर पे आ जाएगी, दिस विल बी b एट सेंटर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI अपॉन a स्क्वायर. राइट, मतलब ये डिपेंड करता है किस पर, सर्कल के रेडियस पे. अब सर्कल जितना छोटा होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा. अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर एक मैग्नेटिक लूप जो है, जो आपके पास एक लूप है, दिस इज़ अ लूप, और एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है. इससे जो कंक्लूजन निकलता है, ये निकलता है कि जितने भी मैग्नेटिक सबस्टेंस हमारे नेचर में होते हैं, उन सभी मटीरियल के अंदर छोटे छोटे करंट के लूप्स हैं. वो करंट के लूप क्या कर रहे हैं, लगातार सर्कुलेट कर रहे हैं, और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं. दैट्स वाई दे हैव प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, बात समझ में आ रही है. इसको और डिटेल में हम स्टडी करेंगे जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे मैटर एंड मैग्नेटिज्म. उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी मैटर किस तरह से मैग्नेटाइज होता है. ठीक है, तो वहाँ पे बातें और क्लियर हो जाएंगी आपको. अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, यहाँ से ये बात समझ में आती है कि अगर हमें क्या करना है, किसी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो उसके लिए जो इसका रेडियस होना चाहिए वो छोटा से छोटा होना चाहिए. देखिए आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसका, तो अगर रेडियस छोटा से छोटा होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. दूसरी बात ये समझ में आती है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग तब होगा जब उसमें करंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा. तीसरी बात यहाँ से ये समझ में आती है कि ये n पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, तो किसी भी लूप में जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना ही अच्छा वो मैग्नेट होगा. ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके. ठीक है, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल. किसी भी कॉइल के सेंटर पे जो है ये मैग्नेटिक फील्ड होता है. सो डियर स्टूडेंट, आज ये जो एप्लीकेशन आपको बताया गया है, आई होप ये समझ में आया होगा, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पिछले कई सालों से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, इसलिए इसको आप बहुत डिटेल में स्टडी कर लें. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आगे आते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए. आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं. थैंक यू सो मच.